हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ज्योग्राफी का हमारा 11वां लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में और क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रहे हैं वर्षण के प्रकार। तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वर्षण और जानते हैं इसके बारे में। जल की नन्ही नन्ही बूंदों या हिम के रवों का समुच्चयन जो जल वायुमंडल के उत्प्लावन बल के कारण वायुमंडल में तैरते रहते हैं, बादल कहलाते हैं। हमने पिछली कक्षा में भी बादल के बारे में पढ़ा। बादल से ही वर्षण बनता है। तो जो जल की नन्ही नन्ही बूंदें हैं या हिमरवों के रूप में हैं, उनका समुच्चयन जो वायुमंडल में उत्प्लावन का कार्य करता है, उत्प्लावन बल के कारण जो वायुमंडल में तैरते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बादल कहलाते हैं वो। जब यही जल की बूंदें क्या होता है? जब यही जल की बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि वायुमंडल के उत्प्लावन बल से नहीं रुक पाती, जो वायुमंडल में उत्प्लावन बल के कारण वायुमंडल में तैर रही थी, वो जब तैर नहीं पाती, रुक नहीं पाती हैं, तब ये त्वरित वेग से, कौन से वेग से? त्वरित वेग से धरातल की ओर अग्रसर होती हैं। जब ये उत्प्लावन बल से नहीं रुक पाती हैं, नहीं ऊपर तैर पाती, तब ये क्या करती हैं? त्वरित वेग के साथ धरातल की ओर अग्रसर होती हैं, धरातल की ओर बढ़ती हैं। यही प्रक्रिया हमारी वर्षण कहलाती है। जब नन्ही नन्ही बूंदें हिमरवों के रूप में समुच्चय होकर वायुमंडल में उत्प्लावन कर रही थी, तैर रही थी, उत्प्लावन बल के कारण तैर रही थी, वही जब बूंदें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उत्प्लावन बल के कारण नहीं रुक पाती और त्वरित वेग से धरातल की ओर अग्रसर होती हैं, यही प्रक्रिया वर्षण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्षण कहलाती है। अब हम देखेंगे वर्षण कितने प्रकार का होता है या कितने रूपों का होता है। तो हम वर्षण के रूपों के बारे में जानेंगे। पहला है गैस के रूप में। पहला है गैस के रूप में। गैस के रूप में कौन सा होता है? कोहरा और कुहासा। जो वर्षण का पहला रूप है वह गैस के रूप में है। और गैस के रूप में किसको? जैसे कोहरा और कुहासा। दूसरा है तरल के रूप में। तरल कौन? रेनफॉल, वर्षा और फुहार पड़ना, ये तरल के रूप में वर्षण के रूप हैं। ठोस रूप में कौन सा होगा? ओलावृष्टि, हिमपात या साहिम वृष्टि। ये इसके 3 रूप थे। आगे पढ़ते हैं वर्षण के प्रकार। कौन कौन से वर्षण के प्रकार हैं? सबसे पहले है संवहनीय वर्षा। वर्षण में सबसे पहला प्रकार आता है संवहनीय वर्षा का। दूसरा है पर्वतीय वर्षा। जो पर्वतों के ऊपर वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तीसरी है चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातों के आने के कारण जो वर्षा उत्पन्न होती है उसे चक्रवातीय वर्षा कहते हैं। इसी प्रकार से हम एक एक को डिटेल में जानेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं संवहनीय वर्षा क्या होती है। धरातल का अधिक गर्म होना। जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका जो धरातल है उसका अत्यधिक गर्म हो जाना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाना। संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होना। जब धरातल गर्म हो जाएगा, अत्यधिक गर्म होगा, तो धरातल पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाएगी। और जैसे ही संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होना प्रारंभ होगी तो वायु क्या होगी? ऊपर उठेगी। वायु ऊपर उठेगी क्योंकि गर्म वायु हल्की होती है और हल्की होकर ऊपर उठती है।
तो वायु का ऊपर उठना, वायु ऊपर उठेगी, वायु के तापमान में कमी आना। जैसे ही वायु ऊपर उठेगी तो तापमान में कमी प्रतीत होगी। सापेक्षित आर्द्रता में वृद्धि होना, सापेक्षित आर्द्रता में वृद्धि होगी। इसके बाद संघनन होना। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हमारा धरातल गर्म होगा, जैसे जैसे हमारी पृथ्वी गर्म होगी तो वायु धीरे धीरे ऊपर उठना प्रारंभ हो जाएगी, और जैसे ही ऊपर उठेगी तो तापमान में कमी आएगी, सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होगी। कौन सी आर्द्रता में? सापेक्ष आर्द्रता में। इसके बाद संघनन होगा। धीरे धीरे क्या होता है? संघनन होना प्रारंभ हो जाता है और फिर बादलों का निर्माण होता है। जब संघनन होगा, बादलों का निर्माण होगा, इसके पश्चात वर्षण होता है। जब बादल बन जाएंगे, संघनन होगा, बादलों का निर्माण हो जाएगा, तो फिर वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। इसी को कहते हैं वर्षण। आया समझ में स्टूडेंट्स? नहीं आया हो तो कमेंट करके फिर बता दीजिएगा, हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं आगे कि संवहनीय वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, किस जगह पर संवहनीय वर्षा होती है। यह मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया? उष्ण क्षेत्र। इसके ऊपर जाएंगे तो ये उपोष्ण क्षेत्र। 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच में उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। तो यह मुख्यतः उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। विषुवतीय प्रदेश में यह वर्षा साल भर होती है। क्यों होती है साल भर? इसका क्या कारण है कि विषुवतीय प्रदेश में वर्षा साल भर होगी? क्योंकि जो विषुवतीय प्रदेश है, यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। सन की किरणें डायरेक्ट इस पर लंबवत पड़ती हैं और धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है तो वायु ऊपर उठती है और संघनन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, संवहनीय क्षेत्र बन जाते हैं और सापेक्ष आर्द्रता बन जाती है और यहाँ साल भर वर्षा होती है। बिजली की चमक तथा बादलों की गरज के साथ वर्षा होती है। जब अत्यधिक गर्म होगा, सापेक्ष आर्द्रता बनेगी, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ बादलों की गरज के साथ वर्षा अत्यधिक होगी। वर्षा की अवधि कम होती है, लेकिन लंबे समय तक यहाँ वर्षा नहीं होती। कुछ क्षण के लिए वर्षा होगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर प्रारंभ हो जाएगी, फिर स्टार्ट हो जाएगी, फिर बंद हो जाएगी। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमने संवहनीय वर्षा के बारे में जाना, संवहनीय वर्षा के क्षेत्र के बारे में जाना। अब अगला देखते हैं। अब हम देखेंगे पर्वतीय वर्षा के बारे में। पर्वतीय वर्षा किस प्रकार की होती है? आर्द्रवायु का पर्वतों से टकराना। जो हमारी आर्द्रवायु है, जब वो चलती है और पर्वतों से टकराती है, वायु का ऊपर उठने के लिए बाध्य होना। जब पर्वतों से टकराएगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर, क्षैतिज दिशा में ऊपर की ओर उठेगी। किस प्रकार से? जैसे जैसे वायु पर्वतों से टकराएगी और ऊपर की ओर उठने का प्रयास करेगी। जब ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के लिए बाध्य हो जाएगी तो ऊपर उठेगी और तापमान में कमी होना प्रारंभ हो जाएगी। जब तापमान में कमी होगी, इसके पश्चात बादलों का संघनन होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आर्द्र वायु पर्वतों से टकराती है और ऊपर उठती है, इसके पश्चात तापमान में कमी आती है और बादलों का संघनन होना प्रारंभ हो जाता है। जब बादलों का संघनन हो जाएगा, फिर वर्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और यह प्रक्रिया पर्वतीय क्षेत्र पर होती है, पर्वतों के ऊपर होती है, इसलिए इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। जैसे हम एक फिगर के माध्यम से देखते हैं, ये हमारा पर्वत है, ठीक, ये हमारा पर्वत है, ये सरफेस एरिया है। तो जब वायु इधर से प्रवाहित होगी, जब इधर से प्रवाहित होगी तो कैसे होगी? ऊपर उठने का प्रयास करेगी और ऊपर उठेगी।
ऊपर उठेगी तो क्या हुआ, तापमान में कमी होना प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही ऊपर उठेगी तापमान में कमी प्रारंभ होगी और बादलों में संघनन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके पश्चात यह वर्षण के रूप में वर्षा करना प्रारंभ कर देगी। तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। पर्वतीय वर्षा का क्षेत्र देख लेते हैं हम। यह वर्षा मुख्यतः पवन विमुखी क्षेत्र में होती है। जिस दिशा में पवन चल रही हो उसी दिशा में ये वर्षा होती है, इसीलिए इसे कहते हैं पवन विमुख क्षेत्र में वायु के नीचे उतरने के कारण वर्षा का अभाव होता है। पवन विमुख क्षेत्र में वायु के नीचे उतरने के कारण वर्षा का अभाव हो जाता है। जैसे जब ये वायु ऐसे चढ़ेगी तो वर्षा करेगी, लेकिन जब इस दिशा में आएगी तो यहाँ पर वर्षा में कमी होगी। इस क्षेत्र पर वर्षा ये नहीं करेगी। आ रहा समझ में? जब यहाँ से चढ़ेगी तो यहाँ पर वर्षा करेगी, लेकिन जब यहाँ उतरेगी तो यहाँ पर वर्षा की कमी होगी, यहाँ पर वर्षा नहीं करेगी। चक्रवाती वर्षा, जब कोई दो विपरीत प्रक्रिया की वायु राशि आपस में टकराती है तो वाताग्र बन जाता है और चक्रवातों का निर्माण होता है। जब कोई गर्म जलवायु, जैसे फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे, ये हमारा सरफेस एरिया है और ये हमारा, यहाँ पर हमारी गर्म जलवायु और यहाँ से ठंडी जलवायु आ रही है। इस प्रकार से आएगी और जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो चक्रवातों का निर्माण करेंगी। इस प्रकार से चक्रवातों का निर्माण होता है। तो ये चक्रवाती वर्षा थी। चक्रवाती वर्षा को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा बस समझने का प्रयास, बताने का प्रयास किया गया है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी अगले लेक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पढ़कर बताइएगा। समझ में आए तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।